हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है। विधायिका में जहां हमने संसद के बारे में पढ़ा, वहीं कार्यपालिका में हमने दो तरीके की कार्यपालिका जानी। एक स्थायी कार्यपालिका, जिसका कार्यकाल स्थायी समय के लिए होता है, जैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी को कह लें हम, या कोई कर्मचारी अधिकारी। और दूसरा जो होता है वह अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उसे सामान्यतः भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर ये राजनीतिक संस्था भी होती है। तो अभी इसी कार्यपालिका को हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आएंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। इस वीडियो हम जानेंगे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है और राष्ट्रपति क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है न्यायपालिका। इसमें न्यायपालिका क्या होती है, फिर जनहित याचिका क्या होती है, फिर और न्यायिक समीक्षा क्या होती है, ये हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अर्थात प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए भी आपको संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा? तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें बीजेपी सरकार ने विदेश मंत्री तो बना लिया, लेकिन वे किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे सदन के। फिर उन्हें राज्यसभा में चुनाव के द्वारा सदस्य बनाया गया और वो मंत्री बनने की योग्यता को पूरा कर पाए। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, अर्थात सभी मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। इसमें अमूमन विभिन्न स्तर के 60 से 80 मंत्री होते हैं। 60 से 80 मंत्री, संख्या याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री, अब इसे कैबिनेट मंत्री क्या किसे कहते हैं? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। प्रमुख मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय आदि। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैबिनेट की बैठक हो गई, ऐसा कहते हैं ना। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, यानी 25 मंत्रालयों के प्रमुख। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इसको पढ़ने के पहले हम राज्य मंत्री पढ़ लें, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के अंदर होते हैं राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं राज्य मंत्री। अब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं।
वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट स्वरूप कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करती है, कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है ना। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा होता ही है। हर व्यक्ति का विचार और राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसलों की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव क्या करते हैं? किसी भी मंत्री का मुख्य काम तो सचिव ही करते हैं। अब हम पढ़ें सचिव बारे में। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ भारतीय संविधान की बात हो रही है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के अंडर पे सारे मंत्री कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। मंत्रियों को मंत्रालय का प्रभार कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री दिलवाता है। उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जैसे स्मृति ईरानी से MHRD का मिनिस्ट्री पद ले लिया गया और उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 दिन की सरकार में अपना इस्तीफा दिया और सरकार तुरंत गिर गई। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाता है। ये सामान्यतः ब्रिटेन में कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री को बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती है, वही सर्वे सर्वा होते हैं। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। आजकल की बात हो रही है ये। पहले भी होता था। जवाहरलाल नेहरू पूरी कैबिनेट को नियंत्रित करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये अब इनके विचार जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिलते थे, मगर फिर भी उनके विचारों को दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू अपना मति के अनुसार, विवेक के अनुसार कार्य करते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, जिसे एक कंप्यूटर के माध्यम से भी R लक्ष्मण कुमार ने बताया है। देखिए, यह है चित्र। इसमें सभी मंत्री बैठे हुए हैं हैरान परेशान, और इंदिरा गांधी जी बैठी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया। क्या आपको लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? अभी तक तो ऐसा कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, क्योंकि गठबंधन की सरकार में तो प्रधानमंत्री को सभी पार्टियों का सुझाव लेना पड़ता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाता। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ, UPA 1 और UPA 2 में बहुत घोटाले हुए, मगर मनमोहन सिंह जी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसमें उनका दोष नहीं था, साथ वाले
मंत्रियों पार्टियों की सरकारों का दोष था। चलिए छोड़ते हैं उन बातों को, आगे का देखते हैं। तो हम थे मीडिया। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। मीडिया क्या करती है? राजनीतिक और चुनावी पार्टियां जैसे भाजपा और कांग्रेस, इनके बीच में क्या करेगी? इनके वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा करेगी, जैसे राहुल गांधी और मोदी के बीच में कर देगी, और अपना योगदान कर देती है। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। देखिए, जो मैं कह रहा था वही लिखा है। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए। इंदिरा गांधी जी की सरकार के बाद लगभग 20-30 साल तक गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें यूपीए, एनडीए ये सब बाहर निकल कर आए। आपको बताना है एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है और यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए एनडीए का मैं बता देता हूँ, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन पर सरकार टिकी होती है। यदि अन्य पार्टियां जो कि समर्थन दे रही हैं वो ये कहकर धमकी देती हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे यदि आपने हमारी ये मांग नहीं कही, वो अपने अपने राज्य, जिस क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए वो अपने क्षेत्रों से आती हैं, तो उस क्षेत्र के बार के लिए विशेष पैकेज की मांग करने लगती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार मांग कर रही थी जब मोदी सरकार प्रथम थी। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में बढ़ें। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो पूछा जाता है प्रश्न, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और केवल नाम के अधिकार की कार्यपालिका कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। यहाँ पर ब्रिटेन से तुलना कर दी गई, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर कार्य करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री के लिए। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। ये मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ एमसीक्यू, उसमें ये आने आएगा आंसर कि संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। तो 4 ऑप्शन रहेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति ये जो सदस्य चुन रहे हैं इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, परंतु वास्तविक भूमिका कौन निभाता है कार्यपालिका की? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। यहाँ तक कि एक देश दूसरे देश से जो MOU साइन करते हैं उसमें भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री।
सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, चाहे वह देश का सर्वोच्च न्यायाधीश क्यों ना हो। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। यहाँ तक कि यूपीएससी और मानवाधिकार आयोग, इन सभी आयोगों के आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर होते हैं। इसी को मैं MOU कह रहा था। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, परंतु सिर्फ एक बार। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए वह बाध्यकारी होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यह जो बाध्यकारी का प्रावधान है, यह संविधान में पहले नहीं था, यह बाद में लाया गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, किसी विधेयक को रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। यह सब उसके विशेषाधिकार होते हैं, है ना। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कार्य कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। परंतु यह वह तभी कर सकता है जब सदन में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, चाहे वह गठबंधन की सरकार ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता और सीधे सीधे गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है और प्रधानमंत्री बहुमत जुटाने का कार्य करने लगते हैं। आपको सभी को पता है अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चलता है। वहाँ पर अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप है। अब हम राष्ट्रपति प्रणाली को समझ लें। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन का अध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहाँ डायरेक्ट वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए। वही अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और नियुक्ति भी करता है। वहाँ के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, भारत में पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, और वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है। भारत में 5 साल होता है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है, क्योंकि वह कांग्रेस का तो सदस्य नहीं है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया। चूँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को अपनाने वाले भारत
जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। जब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलवाई। यह उसी का चित्र है। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। आपको बताना है कि किस तारीख को मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री की रूप में शपथ लिए थे। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। शेयर करेंगे तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प होगी। मैं इसी तरीके की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पॉलिटी को कवर कर पाऊँ और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पॉलिटी पूरी हो जाए। MCQ भी मैं लेके आ रहा हूँ जो कि पूरे NCERT बेस्ड हैं और कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। हर क्वेश्चन आपके 3 से 4 फैक्ट को कंप्लीट करेगा और आपको एक मैच्योरिटी लेके आएगा ताकि आप पॉलिटी के पेपर को ईज़िली सॉल्व कर सके, उसके MCQ को सॉल्व कर सके, के बीच आपके ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन ना हो। चलिए, थैंक यू दोस्तों।